Welcome to Sanjay Gudawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh, Senior Chemistry Faculty. I am going to start properties of ionic compound. तो अभी तक हमने पढ़ा केमिकल जो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, फजान रूल क्या है और लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया था बॉर्न हैबर साइकिल को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, आयनिक कंपाउंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसका ये है कि आयनिक कंपाउंड कहते किस चीज़ को है। हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज करी, आयनिक बॉन्ड आपको पढ़ाया है, तो हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड है क्या, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, होता क्या है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है, जैसे NaCl, तो NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। और किसको कह सकते हैं? CaCl2, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो इसे कहेंगे आयनिक कंपाउंड। और किसे कह सकते हैं हम आयनिक कंपाउंड को? जैसे हमने कहा BaSO4, तो Ba2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो इसे बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। और कौन सा भी हमने एग्जांपल लिया था? MgO, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया उसका इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, और उसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? और एग्जाम्पल हो सकते हैं MgCl2, MgCl2। इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? MgCl2, Mg प्लस 2Cl का -1। तो ये एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड के। तो समझ गए होंगे आप लोग कि आयनिक कंपाउंड का मतलब जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड का पता कैसे चलेगा हमें? आयन से, जहाँ आयन्स फॉर्म होते हैं उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। और कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया, NaI हो गया, तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसे बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज क्रिस्टलाइन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका कैसा नेचर होता है? क्रिस्टल नेचर होता है, यानी क्रिस्टल होते हैं। अब ये क्रिस्टल है क्या? व्हाट इज क्रिस्टल? आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। तो क्रिस्टल मीन्स क्या होता है? जो एटम्स होते हैं उसके, यानी कैटायन और एनायन होते हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो होती है वो कैसे अरेंज होती है? रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। जैसे सपोज करो मैंने लिखा एक प्लस, उसके बाद ठीक दूसरे डिस्टेंस में लिख दिया माइनस, क्योंकि आयंस होंगे, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस होंगे। फिर इसके सामने ठीक क्या लिख लिया? प्लस, फिर आगे क्या लिखा? माइनस। तो रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। अब रिपीटेड कैसे दिखेगा आपको? देखो ये माइनस है, ये फिर आपका प्लस दिखेगा, तो आपको दिखेगा ये पैटर्न क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। अब ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, और रेगुलर का मतलब डिस्टेंस सेम होगा। अगर मैं इसको ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा माइनस का, यहाँ जाएंगे प्लस का, क्योंकि प्लस होगा तो माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस है। तो ये क्या हुआ? एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। तो रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न, तो आयन जो है वो इस फॉर्म में अगर अरेंज होते हैं, इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल। और इसका एक और नाम है, अगर हम मेटल में इसको देखते हैं, हम इसको लैटिस भी बोलते हैं। तो NaCl इसको लैटिस, क्रिस्टल लैटिस भी बोला जाता है। तो लैटिस का मतलब क्या हुआ? एक जाल टाइप का आपको दिखाई देगा ओवरऑल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस भी बोला जाता है।
क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस तो पहला क्रिस्टलाइन नेचर है, यानी क्रिस्टल फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलाइन इन नेचर मीन्स जो कैटायन और एनायन है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कैटायन और एनायन होंगे। तो जो कैटायन है और एनायन है आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न है, यानी इनका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। और रिपीटेड पैटर्न का मतलब एक रिपीट पैटर्न, आपने देखा होगा ये पैटर्न क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न, उसे कहते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि अगर हम इसे बॉयल करेंगे या मेल्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो रीज़न है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो प्लस और माइनस चार्ज है ये दूसरे से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड अप होते हैं, टाई होते हैं। द आयंस आर हेल्ड टाइटली इन देयर पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस अभी हमने देखा था, क्रिस्टल लैटिस में जो अपनी पोजीशन होती है आयंस की, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, तो ये क्या होते हैं? टाइटली होल्ड करके रखते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है? टाइटली होल्ड करके रखता है। तो अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरली हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है। तो हम कहते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। थर्ड पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। रीज़न क्या है? सॉलिड के फॉर्म में होने का रीज़न है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे प्लस चार्ज है ये और एक माइनस है, तो ये प्लस और माइनस, तो फिर दूसरा जो प्लस होगा ये इसे क्या करेगा? टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो कम क्लोज जो आयंस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दूर दूर आयंस से बिल्कुल पास पास आ गए, तो जैसे ही पास आएंगे कैसे बन जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो प्लस माइनस को एक तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। रीज़न क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। नेक्स्ट इज हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली, या इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? जनरली हार्ड इन नेचर। हार्ड रीजन सेम है। हार्ड क्यों होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना क्या है? ये हार्ड होगा। तो आयनिक कंपाउंड इज जनरली हार्ड इन नेचर। तो हार्ड किस वजह से है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जनरली आप देखोगे जितने भी रीज़न है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। विच कीप देम इन देयर अलॉटेड पोजिशन, वो अपनी जगह पे रह सकते, ठीक है। तो इसीलिए हार्डनेस आ जाती है, मूव नहीं कर पाते, फिक्स हो जाते। नेक्स्ट वन इज ब्रिटल।
आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब आपने कोई कंपाउंड लिया, जैसे इसको हैमरिंग करी, आपने हैमर किया उसको ऐसे, जैसे हैमर किया ये क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑन हैमरिंग इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। तो जैसे ही आपने इसको हैमर किया ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, तो इसे बोला जाता है ब्रिटल। उसका लॉजिक क्या है? इन्होंने क्या बोला? जैसे प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस, ऐसे यहाँ पे क्या होगा? माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो इस तरीके से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए लेयर ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल में फर्स्ट लेयर है, तो ये माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया, प्लस, तो इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड लेयर। सेकंड लेयर, तो क्या कहता हो? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लेयर्स। अब जो लेयर था फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, अब क्या हुआ? थोड़ा सा अगर हमने इसको मूवमेंट चेंज कर दिया, हल्का सा इसको क्या किया? मूवमेंट किया। तो जैसे ही मैंने इसको हल्का सा मूवमेंट किया, ये आयंस क्या हुआ? इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो गए? तो एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही मैंने बाहर से फोर्स लगाया, व्हेन लाइक आयंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब लाइक चार्ज कैसे आ गए? तो जैसे ही मैंने इसको क्या किया? थोड़ा सा फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो ये क्या होगा? यहाँ से स्लिप हो जाएगा। अब ये प्लस आगे बढ़ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब जैसे ये आया इधर की साइड को, तो ये ऐसे थोड़ा सा इधर खिसका, इधर, तो जैसे खिसका ये प्लस और प्लस क्या हुए? लाइक चार्ज आ गए एक साथ। तो हल्का सा जैसे ही मैंने क्या किया? इसको इधर स्लाइड किया, तो जैसे इसको इधर स्लाइड किया, ये इधर से माइनस इधर चला गया, ये माइनस इधर आ गया और ये प्लस प्लस एक साथ आ गए। तो हमें पता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जैसे लाइक चार्ज आए, लाइक आयंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो क्या करेंगे? दे रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपल्सन हो जाएगा, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन, इसलिए एकदम से टूट जाते हैं। तो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो ब्रिटल मींस ऑन हैमरिंग इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। क्यों? जैसे ही मैंने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्लाइड क्या हुआ? लेयर थोड़ा सा स्लिप हुई, हल्का सा, और जैसे ही हल्की सी स्लिप हुई, ये प्लस वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये माइनस वाला इसके क्या आ गया? फ्रंट ऑफ ईच आयंस, लाइक आयंस कम्स, जो लाइक आयंस थे एक साथ आ गए, और ये क्या यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। दे रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सन होगा, इसकी वजह से क्या होगा? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। तो ये स्मॉल पीस में क्या हो गए? टूट गए। तो जैसे ही मैंने हैमरिंग किया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए। सिक्स पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, लेकिन कंडीशन है। किस कंडीशन में नहीं करते? जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, व्हेन इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स, यानी अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं? यानी कि सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में। इसका रीज़न क्या है? ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों नहीं करते? तो उसका लॉजिक सेम है। देखो लॉजिक सेम क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नो फ्री आयंस आर देयर।
इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होता, नो फ्री आयंस। इसमें क्या है, नो आयंस टू मूव बिकॉज देयर इज नो फ्री आयंस। यहाँ पे कोई भी फ्री आयंस नहीं होता जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। यानी कि अगर मुझे आयंस में इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है तो फ्री आयंस का होना जरूरी है, फ्री आयंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री आयंस नहीं होता। क्यों? दे बाइंड अप ईच अदर टाइटली। ये अपने आप में क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एटम्स क्या होंगे, टाइटली होल्ड अप होंगे। नो फ्री आयंस आर देयर। तो अगर फ्री आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। इसीलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी किस केस में पास करेगा? तो आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट या एक्वस स्टेट। अगर मैंने इसे पानी में मिला दिया, जैसे NaCl लिया, और जैसे इसको मैंने किस में मिलाया, एक्वस स्टेट में, तो क्या होगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। अब ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। दे आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस क्या होंगे, फ्री टू मूव। और जैसे ही फ्री टू मूव होंगे उसकी वजह से क्या करेगा, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कब करता है, जब फ्रीली मूव होगा। फ्री कब मूव होगा, जब फ्री आयंस होंगे। फ्री आयंस कब होंगे, जब हम उसे वाटर में डालेंगे। जैसे सॉलिड स्टेट में था तो फ्री आयंस नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वाटर में मिलाया तो हमने क्या देखा, Na+ और Cl- दोनों अलग अलग हो गए। तो अब ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। मोल्टन या फ्यूज स्टेट मीन्स अगर मैंने इसे मेल्ट कर दिया, अगर मैंने इसे क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, हीट दी, और हीट से ये मेल्ट होगा, तो मेल्ट के बाद भी ये आयंस के फॉर्म में आ जाता है। ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, आयंस के फॉर्म में आ जाता है। तो Na+ और Cl- आयंस बन जाता है। तो आयंस की वजह से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको मेल्ट करूंगा ये आयंस के फॉर्म में आएंगे, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए आयन इज मोर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए मोल्टन या फ्यूज एक ही बात है, यानी मेल्ट किया। मोल्टन मीन्स अगर हमने इसे क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, इसी को हम कहते हैं मोल्टन स्टेट, या इसी को बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। इसको फ्यूज्ड कर देना या मेल्ट कर देना। तो मेल्ट करने से इसके आयंस बनेंगे और ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। केवल सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। नेक्स्ट इज आयनिक रिएक्शंस। तो जो आयंस होंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक रिएक्शन होगी। और आयनिक रिएक्शन किसके थ्रू होती है, आयंस के थ्रू। आयंस कब बनते हैं, सॉल्यूशंस में। तो जैसे हमने अभी लिखा ये NaCl, तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि पानी में मिलाया हुआ है, प्लस AgNO3, तो ये भी किस में मिलाया हमने, वाटर में मिलाया हुआ है। तो आपको पता है प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट आयंस अट्रैक्ट करेंगे क्विकली, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आयंस की प्रेजेंस में होती है। द रिएक्शन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, इसीलिए इसे कहते हैं आयनिक रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, आयंस प्रोड्यूस होता है सॉल्यूशन में।
तो जैसे आयनिक रिएक्शन है, सबसे पहले टूटेगा, ये किस में टूटेगा, Na+ में, और दूसरा किस में टूटेगा, Cl- में। ये किस में टूटेगा, Ag+ में, और दूसरा किस में टूटेगा, NO3- में। अब प्लस अट्रैक्ट माइनस ईच अदर, प्लस अट्रैक्ट माइनस ईच अदर, तो कंपाउंड क्या बनेगा, AgCl, ये PPT बनेगा, तो इसकी वाइट PPT बन जाती है। सेकेंड इज NaNO3, तो NaNO3, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, सबसे पहले इसमें फर्नेस आयंस, यानी इसमें आयंस प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही मैंने इसको पानी में मिलाया, NaCl को पानी में मिलाया, तो हमें क्या मिलेगा, Na+ और Cl-। तो पानी में मिलाने के बाद हमें क्या मिला, इससे हमें मिला इसमें Na और Cl। तो यहां से हमें मिला Na+ और Cl- एक्वस का। सेकेंड, इसमें किससे क्या मिला मुझे, AgNO3 में मिला मुझे Ag+ एक्वस का और NO3 एक्वस का। NO3- एक्वस। अब प्लस माइनस तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट इच अदर मोर क्विकली। प्लस माइनस मीन्स अपोजिट आयंस, प्लस एंड माइनस अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर क्विकली इन द रिएक्शन। इसीलिए रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होती है, आयंस की प्रेजेंस में होती है, और इसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है कि कंपाउंड एग्जिबिट मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे कहते हैं आइसोमर। या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, ये दिखाते ही नहीं है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन दिखाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड दिखाते हैं। आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। रीजन क्या है उसका, आयनिक कंपाउंड आर नॉन रिजिड, मीन्स नॉन डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे अभी हमने लिखा, इसको आप कैसे भी लिख लो, देयर इज नो एनी डायरेक्शनल, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता। Na+, इसको हम देखते हैं, इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, लेकिन इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हमने कहा CO2, तो CO2 इज कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड का एक फिक्स डायरेक्शन है। तो अगर ये डायरेक्शन होता तो डायरेक्शनल में स्ट्रक्चर होता है, तो ये डायरेक्शनल है तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन जैसे हम क्या देखेंगे, जैसे हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, किधर के साइड भी लग सकता है ये। तो इसीलिए ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब ये वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो ये जनरली किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पोलर होते हैं।
जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पोलर होते हैं। पोलर मीन्स Na+Cl-। तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है। यहाँ पे क्या जनरेट होता है? चार्ज। तो जैसे ही चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है तो चार्ज की वजह से हम इसे कहते हैं पोलर नेचर। तो इसका नेचर कैसा होता है? पोलर। तो ये पोलर नेचर है, तो पोलर नेचर पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल होता है। दोनों का सेम नेचर हो गया, पोलर पोलर, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस चार्ज है, इसमें भी प्लस माइनस चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल होता है। रीजन क्या है? पोलर सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि अगर मुझे बॉन्ड को तोड़ना है तो एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, ये कैसे मेजरमेंट करता है? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन या कैपेसिटी टू, एबिलिटी या कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन। बॉन्ड को तोड़ने की किसकी एबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, वो हम किससे मेज़र करते हैं? वो हम मेज़र करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मेज़र किया जाता है। तो जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, यानी कि वो क्या है? उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, उसको किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। इसीलिए पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसमें चार्ज जनरेट होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कुछ हम देखते हैं वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, 80, 81 ऐसे होती है। फिर है मिथाइल अल्कोहल 35 है, 27 में इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है 21 है, 4.1 में ईथर है। तो इसीलिए जो वाटर होता है, वाटर क्योंकि इसमें चार्ज होता है, वाटर में क्या होगा? HOH। तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। तो वाटर का कैसा नेचर होता है? पोलर नेचर। वाटर का नेचर होता है पोलर नेचर। तो पोलर नेचर होता है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो वाटर की हाईएस्ट होती है। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। तो वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये हर एक को इसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी वाटर की सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा वाटर की है, इसे कम कम होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ये वाटर में भी सॉलेबल है, क्योंकि पहला इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है और एक इसका पोलर नेचर होता है। इसीलिए जैसे हम उसको वाटर में डालेंगे ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है? देखो ये डिसॉल्व क्यों होता है? डिसॉल्व होने का रीज़न क्या है? जैसे मैंने कहा NaCl, और NaCl को मैंने जैसे ही वाटर में डाला, तो वाटर में डालने से क्या होगा? जो NaCl है ये टूट जाता है Na+ में, Cl- है, Cl टूट जाएगा Cl- में, आयंस के फॉर्म में टूट गए। अब ये वाटर है तो प्लस है, तो प्लस को कौन सराउंडेड करेगा? माइनस वाला पार्ट। तो ये माइनस वाला पार्ट इसको क्या करेगा? सराउंडेड कर सकता है। तो इस तरीके से इसको सराउंडेड कर देगा। तो ये इसको चारों तरफ से क्या करेगा? सराउंडेड कर देगा। तो ये इसको चारों तरफ से सराउंडेड, तो माइनस वाला पार्ट इसको चारों तरफ से सराउंडेड करेगा। इसका मतलब स्लाइटली चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये प्लस है, प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाला। तो ये माइनस वाला यहाँ से इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया, ठीक है। इसे हम सॉल्वेशन भी कहते हैं। सॉल्वेशन मतलब कौन कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो अपोजिट आयंस, नेगेटिव आयन किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे प्लस है,
ये प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला, ये माइनस है, माइनस की तरफ कौन जाएगा, प्लस वाला। प्लस कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से इसको सराउंडेड कर देते हैं, तो इसे बोला जाता है सॉल्वेशन। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, प्लस प्लस माइनस, इसको भी ऐसे करेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसको कहेंगे प्लस, ये माइनस। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, प्लस प्लस और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस वाला था, इसको कौन सराउंडेड कर गए, प्लस वाले, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है। ऐसे ये प्लस है, इसको कौन सराउंडेड कर गए, माइनस वाले। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लस वाला को कौन सराउंडेड कर देता है, इंटरेक्शन होता है इसमें किसके बीच में, नेगेटिव एंड ऑफ आयंस का, नेगेटिव एंड डाइपोल का किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, दूसरा पॉजिटिव एंड डाइपोल का किसका, नेगेटिव आयन के साथ। तो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी अपोजिट पोल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वेशन। तो इस तरीके से कोई भी आयनिक कंपाउंड है जो आपका, जैसे हम उसे सॉल्वेंट में डालेंगे, प्लस वाले पार्ट को माइनस वाला सराउंडेड कर देगा और जो माइनस वाला पार्ट है इसे प्लस सराउंडेड कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सॉल्वेशन यानी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया था, ऐसे ये प्लस वाला इसमें माइनस वाला सराउंडेड है, इसमें माइनस वाला इसमें प्लस वाला सराउंडेड है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सॉल्वेशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो माइनस को प्लस सराउंडेड करेगा, प्लस को माइनस सराउंडेड कर देंगे, तो इस तरीके से क्या होता है, NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो गई, सॉल्वेशन एनर्जी होती है कि जब कैटायन या एनायन को हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में इंटरेक्शन करता है सॉल्वेंट के साथ, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे बोला जाता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन एनर्जी कैसे, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले आए हम, अगर कोई लिक्विड ले आए NH3 अमोनिया ले आए, तो अगर मैंने लिक्विड अमोनिया लिख दिया और लिक्विड अमोनिया में मैंने सपोज करो NaCl को मिला दिया, तो NaCl को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, अगर ये इसमें सॉल्व होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, कैटायन और एनायन इन इट्स गैसियस फॉर्म, यानी यहाँ पे जो कैटायन होगा और जो एनायन होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में आना चाहिए। तो जब गैसियस फॉर्म में हम किसी सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोला जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हम इसको पर्टिकुलर करते हैं तो हम बोल देते हैं 1 मोल, एक फिक्स कर दिया कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड में को अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। तो जितनी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। जितना साइज कम होगा उतना सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और उतनी सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना साइज कम होगा उतना सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अगर हमने इसको वाटर लिया तो इस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन मीन्स वाटर। अगर हमने किसी भी गैसियस कंपाउंड को किसमें डाला, वाटर में डिसॉल्व किया, 1 मोल अगर हमने कोई कंपाउंड लिया, गैसियस आयंस लिया उसके, तो गैसियस आयंस में को हमने किस में मिला दिया, वाटर में। तो वाटर में मिलाने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसे बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी।
तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके गैसियस फॉर्म में, अगर हम गैसियस आयंस को वाटर में डालेंगे 1 मोल होना चाहिए, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे बोला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रा किससे बना हुआ है, वाटर से। तो जब हम क्या करेंगे, 1 मोल गैसियस आयंस को अगर हम इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा उतनी सॉलिबिलिटी ज़्यादा। अब हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड सॉलेबल है, तो सॉलेबल कैसे पता चलेगा कि सॉलेबल है या नहीं है? तो हम क्या देखते हैं, 2 चीज़ें। एक देखेंगे लैटिस एंथैल्पी, एक है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जब मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बाउंड करके रखता है उसको जो एनर्जी बोली जाती है उससे कहते हैं लैटिस एनर्जी। यानी इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सपोज मुझे 500 जूल एनर्जी चाहिए और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी उससे निकल रही है, अगर सपोज करो उससे निकल रही है 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है और रिक्वायर्ड कितना है, 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी निकल रही है 700, यानी निकल एनर्जी ज़्यादा रही है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसका मतलब जो ज़्यादा एनर्जी है वो उसको सॉलेबल में हेल्प करती है, इसलिए कंपाउंड उसमें सॉलेबल हो जाता है। तो सॉलेबल की कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी या आपका सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। कंपाउंड इनसॉल्युबल कम होगा जब इसका अपोजिट हो जाएगा। जो लैटिस एनर्जी है सपोज चाहिए 1000 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए 1000 किलो जूल, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी है जो वो केवल कितनी निकल रही है, -800 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये अब आपस में नहीं हो सकता। अपने आप क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो गई तो वो कंपाउंड किसमें सॉलेबल नहीं होगा, सॉल्वेंट में, जो हमने गिवन सॉल्वेंट लिया है उसमें सॉलेबल नहीं होगा, तो इनसॉलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और कम एनर्जी निकल रही है। और सॉलेबल कब था, जब कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी और ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो सॉलेबल, और अगर कम एनर्जी निकलेगी तो इनसॉलेबल, क्योंकि हमें अब 200 जूल क्या करना पड़ेगा, बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये सॉलेबल होगा। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। जिसका स्ट्रक्चर सेम, आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर। तो आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा और उसे हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसे बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल लिया हमने NaF, Na का कॉन्फ़िगरेशन 28, F माइनस का भी 28, MgO, Mg का भी 28 और O का भी 28। तो क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, इस पेयर को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब आता है कूलिंग कर्व। कूल का मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है और ये क्या दिया है, टाइम। सॉलिडिफिकेशन, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने किसी भी कंपाउंड को लिया, अब D से जाते जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से हमने क्या कर रहे हैं, इसको सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो जैसे जैसे हमने इसको किस में चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया, ये लिक्विड बन गया। तो टेम्परेचर हमने क्या किया,
बढ़ा दिया। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट करना, तो मेल्ट किसको करेंगे, सॉलिड को हमने चेंज कर दिया किसमें, लिक्विड में। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में जाएगा, और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये कहता है ये 2 स्टेप में स्मूथ नहीं चलता, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, फर्स्ट और फिर यहाँ से सेम है, फिर ये बढ़ गया। तो ऐसा क्या हुआ, ये वाली लाइन कौन सी है, तो ये वाली लाइन होती है हीट, लेटेंट हीट का। आपने सुना होगा इसमें लेटेंट हीट आता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है, अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट कहाँ जाती है, हीट फेज चेंज करने में चली जाती है। हीट किस में चली जाएगी, फेज को चेंज करने में चली जाएगी, इसीलिए ये लाइन स्ट्रेट आती है। तो लाइन स्ट्रेट क्यों आती है, लेटेंट हीट की वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है, ये बी और सी वाला कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमने जो हीट दी वो कहाँ गई, वो फ्यूज करने में चली गई, ठीक है। तो यहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो अगर हमने किसी लिक्विड को लिया और लिक्विड को मैं अगर सॉलिड में बनाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो लिक्विड था आपके पास पहले, आपने इसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया, तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करेंगे क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड से किस में आ गया, यहाँ पे सॉलिड में। तो अब यहाँ पे जो हीट है इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट ऑफ फ्यूजन आएगा, फाइनली जब आपका ये गैप चला जाएगा तो ये पूरा आपका सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ से सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, ये सॉलिड बन रहा है, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है। आपने हीट दी लेकिन वो हीट का पता नहीं चलता, हीट कम हो रही है, तो इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि आयनिक रिएक्शन टेक प्लेस इन, आयनिक रिएक्शन किस कंडीशन में होगी। तो हमने कहा किस में होनी चाहिए, सॉल्यूशन स्टेट में होनी चाहिए। जब हम उसमें किसी चीज़ को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन स्टेट में आयनिक रिएक्शन होगी, सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकती है। HCl इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर किस कंडीशन में होगा, सॉलिड में, और गुड कंडक्टर किस में होगा, एक्वस में। तो जब हम एक्वस में मिलाएंगे तो गुड कंडक्टर है, और अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो बैड कंडक्टर। NaCl डज नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, इसीलिए इसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो इस तरीके से आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ा था। तो आपने सारे पॉइंट्स सुने होंगे अच्छे से। थैंक यू।